एक समय में जैनपुर नामक एक गांव में जानकी और वीरेंद्रा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका हर्षवर्धन नामक एक सुंदर और समझदार बेटा था। वीरेंद्रा नौकरी करते हुए आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करते हुए सभी को खुश रखता था और वो भी खुशी से जीता था। एक दिन जब वीरेंद्रा नौकरी को निकल रहा था तो अचानक हार्ट अटैक आने के कारण वो वहीं पे गिर के मर जाता है। पति का ऐसे अचानक देहांत होने के कारण जानकी उसी के बारे में सोचते हुए बहुत दुखी होती है। हाँ, अगर मैं ऐसे ही मेरे बेटे के बारे में सोचे बिना पति के गुजरे हुए दुख में ही बैठूंगी तो मेरे पति के ख्वाहिश के अनुसार उसे पढ़ा नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ काम करना होगा और मेरे बेटे को पढ़ाना होगा। ये फैसला करके अगले दिन से जानकी काम करते हुए आए हुए पैसों से उसके घर को चलाते हुए बेटे को पढ़ाते हुए बड़ा करती है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हर्षवर्धन बड़ा होके एक अच्छी नौकरी कमाता है और उसकी माँ का बहुत अच्छा देखभाल करता है। इसी खुशी में कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, अभी इसका शादी करवाने का वक्त है, तभी वो उसके बीवी और बच्चों के साथ खुश रह पाएगा। ये फैसला करके हर्षवर्धन की माँ जानकी एक अच्छी सुंदर लड़की को देखकर उसका शादी हर्षवर्धन से करवाती है। हर्षवर्धन की पत्नी वर्षिनी बहुत खूबसूरत होने के कारण वो हमेशा उसकी बीवी का बात सुनता था, क्योंकि वो बीवी पे एकदम लट्टू था। शादी के बाद ससुराल में पहले ही दिन वर्षिनी सुबह उठकर अपने पति को और सास को कॉफी देकर घर के सारे काम खत्म करके उसके सास के पास जाकर ये कहती है, सासू माँ, खाना लग गया है, खा लीजिएगा। ऐसे कहकर जानकी के प्लेट में खाना परोसती है। ये सब देख हर्षवर्धन बहुत खुश होता है। अपने बीवी के पास जाकर ऐसे कहता है, वर्षिनी, तुमसे शादी करने से पहले मुझे शक था कि तुम माँ का अच्छा देखभाल करोगे कि नहीं, पर अब तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जो माँ का ख्याल तुम रख रही हो, मुझे अब माँ की चिंता नहीं है। ये कह के वो खुशी खुशी उसके कार्यालय चले जाता है। बहू, थोड़ा पानी लाना बेटा। हाँ, मैं इनकी नौकर हूँ क्या, पानी लाने बोल रही है? बुलाने दो, मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगी। ये सोचकर वो उसके सास के बुलाने के बावजूद ऐसे पेश आती है जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा है। बहू, वर्षिनी, वर्षिनी, ऐसे जानकी जोर जोर से अपनी बहू को पुकारती है। वाह, मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद भी मुझे इनसे चैन नहीं मिल रहा। लगता है जब तक मैं उनके पास जाऊंगी ये बुलाते ही रहेगी। पहले ये तो जान लो कि मुझे इतने जोर से क्यों बुला रही है। सासू माँ, ऐसे क्यों बुला रहे हो जैसे कोई चोर आ गए घर में, हुआ क्या? ऐसे वर्षिनी गुस्से में बोलती है। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए जोर से बुला रही थी। बेटा, मेरे पाँव ना बहुत दर्द दे रहे हैं, मैंने सोचा तुम थोड़ा पानी लाओगी। आपको पानी देने के लिए आप इतना बुला रही थी मुझे? क्या सोच रहे थे आप, मैं आपकी नौकरानी हूँ कि आप मुझे ये सब काम बोलोगे और मैं कर दूंगी? आपके दो पाँव है ना, आप ही खुद चल के पानी लेकर आ जाइए। सुबह से सारे काम मैं ही कर रही हूँ, आपने तो मुझे एक भी बार नहीं रोका। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब आपके लिए और आपके बेटे के लिए और इस घर के लिए सारे काम मैं ही करूं? बहू हूं कि नौकरानी? इसीलिए कल से मैं नौकरानी लगवाती हूँ घर पे, और आइंदा मुझे कोई काम नहीं बोलिएगा। ऐसे वो क्रोध में बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके फैसले के अनुसार ही अगले दिन वर्षिनी उसके घर में एक नौकरानी रखती है और उससे सारे कामकाज करवाती है। मगर उसके पति के ऑफिस जाने के बाद वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसके सास को कुछ ना कुछ कह देती थी। एक दिन शाम को उसके पति हर्षवर्धन को घर आते हुए वर्षिनी खिड़की से देखती है और तुरंत वो कुछ फल लेकर उसकी सास के कमरे में चले जाकर उन्हें टुकड़े करके जानकी को खिलाती रहती है। ये देख हर्षवर्धन बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, मेरी बीवी तो आपका ख्याल मुझसे भी बेहतर रख रही है, कितनी अच्छी है मेरी बीवी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले जाता है। मेरी बहू मेरे बेटे के सामने ये सब नाटक कर रही है और जैसे ही वो ऑफिस चले जाता है मुझे बहुत दुख देती है। अगर ये बात मैं अपने बेटे से कह दूंगी तो वो बहुत दुख होगा, इसीलिए मैं इस बात को छुपा लूंगी। ये सोचकर
वो चुपचाप वो सारी बातों को छुपा देती है। लेकिन वर्षिनी हर रोज उसके पति के ऑफिस जाने के बाद जानकी को भला बुरा कहती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। मेरे पति ऑफिस जाकर तो अच्छे कमा रहे हैं, क्यों ना मैं अपने माँ बाप को और भैया भाभी को घर लाकर उन्हें यही रख दूं। वैसे तो मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रह सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, मेरी सांस भाड़ में जाए। ये फैसला करने के तुरंत बाद वो उसके माँ बाप, भैया और भाभी को उसके घर बुला देती है और उसके बाद जानकी के पास जाकर ऐसे कहती है, सासू माँ, आज से मेरे माँ बाप और भैया भाभी इसी घर में रहेंगे। अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप इस घर से चले जाइए, लेकिन वो तो यही रहेंगे। और तो और आप अकेले उस बड़े कमरे में क्या करेंगे? मेरे माँ बाप उस कमरे में रहेंगे और इस बगल वाले कमरे में मेरे भैया और भाभी रहेंगे। आप तो वैसे भी अकेले हैं, आप तो कहीं पे भी सो सकती हैं ना। मैं अपने बेटे को देखे बिना एक भी दिन नहीं रह सकती, इसीलिए मेरे बहू और उसके परिवार वाले चाहे कितना भी दुख मुझे दे, मैं मेरे बेटे को और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये फैसला करके वो उसके ही घर में एक कोने में पड़ी रहती है। जब हर्षवर्धन नौकरी से घर आता है तो अपने माँ को उसके कमरे में ना देख और उसके सास ससुर को वहाँ देख चौंक जाता है और उसके बीवी के पास जाकर उसे पूछता है, वर्षिनी, ये क्या? मेरे माँ के कमरे में तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे हैं? सुनिए, आपके ही माँ ने कहा था कि उनके कमरे में मेरे माँ बाप रहेंगे, लेकिन आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। आपकी माँ ने जानबूझकर ऐसे किया है ताकि आपको लगे कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो ना कि माँ ने ये खुद किया, तो ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। वो अगले दिन उसके सास को देने वाली कॉफी में मिर्ची पाउडर डालकर नौकरानी के द्वारा उसके सासू माँ को भिजवाती है। इस बात से अनजान जानकी कॉफी पीते ही जलन होने के कारण बहुत सारा पानी पीती है और उसे ऐसे देख अब से हर रोज आपका ऐसे ही होगा। आप खुद तो इस घर से नहीं निकल रहे हो, तो मैं कुछ भी करके आपको निकलवा दूंगी, समझे? अब आपके दिन यहाँ गिन लो। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसती है। हाय भगवान, मेरे बहू के कारण न जाने मुझे और कितना सहना पड़ेगा आगे, लेकिन वो चाहे कुछ भी करे, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी सारी गलतियां मैं सहती जाऊंगी। ये सोचकर वो धीरे से उठकर जाने ही लगती है कि वर्षिनी उसके पाँव को जानकी के पाँव के आगे लगाती है। जानकी फिसलकर नीचे गिर जाती है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पीठ तो टूट गया, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। उसके सासू माँ के ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद वर्षिनी उसे कोई भाव नहीं देती है और वहाँ से चले जाती है। और इसी डर में बेचारी जानकी उसी घर में अपने खुद के काम करने के लिए डरते हुए एक कोने में बैठकर जी रही थी। हाँ, मैं जितना भी करूँ ये बूढ़ी तो यहाँ से निकल ही नहीं रही है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मेरे पति खुद उसके माँ को घर से भगाए। ये फैसला करके वो अगले दिन घर में रखे सारे सामान को इधर उधर करके उसके परिवार वालों के सारे कपड़े को बाहर निकालकर उन्हें फेंक देती है और घर में रोना शुरू कर देती है। तभी हर्षवर्धन घर आकर इधर उधर पड़े हुए सामान को देख अपने बीवी को रोते हुए देख चौंक जाता है और उसे पूछता है, वर्षिनी, ये क्या हो गया? हमारा घर ऐसे क्यों है? ये सामान इधर उधर क्यों है और तुम रो क्यों रही हो? सुनिए, आपकी माँ ने हमारे परिवार के सारे कपड़ों को बाहर फेंक कर ये बोला कि उनको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज से या तो वो रहेंगी या हम। बाकी अब आपका फैसला है। बेटा, मुझे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या। माँ, मुझे आपके बारे में पता है, आपने अब तक किसी पे भी आवाज नहीं उठाया। आप ऐसे क्यों करेंगी? मुझे पता है कि आप क्या है। मतलब? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये सब किया है आपके माँ को भगाने के लिए? अब आपके मुंह से इतना सुनने के बाद मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर यही कहूंगी कि आप और आपकी माँ ने हम सबको इस घर से भगाया है, और वो भी हमको बहुत दुख देने के बाद। ये कह के
वो उस घर से जाने की कोशिश करती है। बहू वर्षिनी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम पुलिस की कंप्लेंट दोगी तो घर के मामले पराये लोग तक चले जाएंगे, और उनके बातों का सहन मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि मैं घर से नहीं जा रही हूँ, है ना? मुझे सबसे ज्यादा मेरे बेटे का खुशी ही मुख्य है, तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। ये कह के वो उसके घर से चली जाती है। उसकी माँ चले भी जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है और अपने आप में बहुत दुखी होता है। मैं अपने बेटे को देखे बिना तो एक भी दिन नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मुझे आसपास के किसी घरों में रहना होगा ताकि मैं उसे हर रोज देख तो सकती हूँ। ये सोचते हुए वो चलती ही रहती है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त मंजुला मिलती है। अरे जानकी, कैसी हो तुम, और इस समय में कहाँ जा रही हो? उसके ऐसे पूछने के बाद जानकी जो भी हुआ मंजुला को समझाती है। वो सब सुनकर मंजुला ऐसे कहती है, जानकी फिक्र मत करना, तुम्हारी बहू उसका गलती मानकर एक न एक दिन जरूर तुम्हें उसके घर वापस ले जाएगी, मगर तब तक अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। मंजुला का घर भी मेरे ही घर के पास है, तो मैं उसके घर में रहकर अपने बेटे को देख सकती हूँ। मंजुला, मुझे तुम्हारे घर में रहने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, कम से कम ऐसे तो मैं अपने बेटे को दूर से देख पाऊंगी। उसके ऐसे कहने पर मंजुला जानकी को उसके साथ उसके घर ले जाती है, जहाँ जानकी हर रोज दूर से अपने बेटे को देखते रहती है। उसके सासू माँ के चले जाने के बाद वर्षिनी उसके परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते। एक दिन वर्षिनी का भैया उसके पास जाकर, वर्षिनी मुझे 10,000 की जरूरत है, दो ना बेटा। भैया, जो भी आपको चाहिए घर पे ही तो है, अभी आपको पैसों की क्या जरूरत है, और वो भी इतना? वैसे आपको देने के लिए मेरे पास पैसे है भी नहीं, और आइंदा मुझे ऐसे पैसे मत पूछना। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। मैंने तो सोचा ये मेरी बहन है तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन ये तो ऐसे पेश आ रही है जैसे ये कोई रानी हो। फिलहाल तो इसने पैसे देने से इनकार कर दिया, बाद में मुझे भी घर से निकाल देगी, क्या पता। तब तक मुझे इंतजार नहीं करना, अभी मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ करना होगा, इसे ऐसे आसानी से छोड़ना नहीं। ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो जीवन भर मुझे कोई चिंता नहीं होगा। लेकिन मुझे ये सब पहले अपने माता पिता को बताना होगा। माँ, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करना है। हमको तो बचपन से पता है कि वर्षिनी बहुत लालची है। जैसे उसने अपनी सासू माँ को घर से भगाया है, वैसे भी हम लोगों को एक ना एक दिन जरूर भगाएगी। इसीलिए हम उसको और उसके पति को मार डालेंगे, तब तो उसका सारा जायदाद हमारा ही होगा, और हमें रोकने के लिए उसकी सास भी तो घर पे नहीं है। यही अच्छा मौका है, हम खुशी से इसी घर में रह पाएंगे। बेटा, लेकिन वो तो तुम्हारी बहन है, तुम जैसे सोच रहे हो ना वैसे कुछ नहीं होगा, तुम गलत सोच रहे हो। अरे माँ, तुम ये सब सोचोगी ना तो ऐसे ही लगेगा आपको। मैं कह रही हूँ, इन दोनों को जान से मार डालेंगे तो हम इनसे छुटकारा पाएंगे, और ये सब हमारा होगा। हम इसी घर में सुख शांति से रह पाएंगे। ऐसे वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि उस घर की नौकरानी ये सब सुनकर मंजुला के घर में मौजूद जानकी को ये सब कह देती है। मुझे तुरंत ये बात मेरे बेटे और बहू को कह देना होगा, मगर जानकी, तुम्हारी बहू तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए हमें आज रात तक इंतजार करना होगा ताकि हम इनका असली स्वरूप उसके सामने खुद दिखा पाएंगे। ठीक है मंजुला। ये फैसला करके मंजुला और जानकी दोनों वर्षिनी के घर जाकर आधी रात को छुप जाते हैं। इतने में वर्षिनी का पूरा परिवार बिना कोई आवाज करे वर्षिनी के कमरे में चले जाते हैं। वर्षिनी और उसके पति हर्षवर्धन को अच्छी नींद में देख ये उन दोनों को जान से मारने की कोशिश कर ही लेते हैं कि इतने में, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई नहीं है? उसकी आवाज सुनकर वर्षिनी और हर्षवर्धन एकदम से जाग उठते हैं। बहू वर्षिनी, तुम्हारा परिवार तुम्हें खुद मारना चाहता है बेटा, और ये सब आकर तुम्हें बताऊंगी तो शायद तुम मेरी बात का यकीन कभी नहीं कर पाओगी। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने ही उनका असली रूप मैं दिखा दूंगी। ये जानकर वर्षिनी बहुत बहुत दुख होती है।
माँ, पापा, भैया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कर भी पाओगे। मेरे जायदाद के लिए आपने ये सब किया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने तो सोचा कि मेरे ही तरह आपको भी खुश रहने का हक है, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लाई हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ मेरे घर में खुश रह पाओ। और आपकी खुशी के लिए मैंने अपने सासू माँ को उसी के घर से भगा दिया। आप सबको तो शर्म आना चाहिए अपने आप को देखकर। अब आप इस घर में नहीं रह सकते हैं, यहाँ से चले जाइए और लौट के मत आइए। ये कहकर सुबह होते ही वो उसके परिवार को उसके घर से निकाल देती है। सासू माँ, अगर आपने मुझे कल रात बचाया नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, और आपकी तरफ मैंने बहुत घटिया पेश आया, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मुझे इतना ही बहुत है। ऐसे वर्षनी को उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो उसकी सासू माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ऐसे वो सब खुश रहते हैं।